हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 का। यहाँ पर हम आज एसेट्स, लाइबिलिटी, नेटवर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके पहले के जो वीडियोज़ है मैंने ले लिए हैं। जो पार्ट आगे का जो लेसन है वो काफ़ी आई थिंक 6-7 पार्ट करके ले लिया है। तो अगर आपको लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर मेरे अकाउंट पे जाके चेक करिए, आगे का लेसन आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड नेट वर्थ क्या होता है। ओके, अभी इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया दे दिया है कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन फिर भी चलिए वापस देख लेते हैं। ओके, एसेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एसेट। एसेट का देखिए पहला जो हम नाम ही लेते हैं एसेट, ओके, कॉमर्स में, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है? एसेट मतलब एक फिजिकल थिंग होगी, ओके, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं। फिजिकल मतलब क्या? इतना वर्ड तो फिजिकल जो नॉर्मल वर्ड है उसका मतलब तो हमको पता है कि जिसे हम देख सकते हैं आंखों से, जिसे हम हाथों से टच कर सकते हैं, है ना जी। जो एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब होता है जिसकी एक कीमत होती है। ओके, कोई भी फिजिकल थिंग जिसकी एक कीमत है, जो जिसके हम ओनर है, ओके, और राइट ओन्ड, या तो हम फिजिकल थिंग हो गई या फिर राइट ओन्ड बोले तो ये हो जाएगा, भले वो फिजिकल नहीं भी हो लेकिन हमारा उसके ऊपर कुछ अधिकार है। मतलब भले वो कहाँ ना कहाँ प्रेजेंट है, भले हमारी इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लेकिन वो है, कुछ चीज़ है जिसके ऊपर हमारा हक है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हम कहेंगे एसेट्स। अभी राइट ओन्ड यहाँ पर जो है उसका अगर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना हो, ओके, एक तो चीज़ हो गई फिजिकल थिंग जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और राइट ओन्ड का मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुडविल। ओके, गुडविल का मतलब आपको पता है क्या क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। गुडविल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि काफ़ी पुरानी है, कम से कम उसको 40-50 साल पुरानी हो गई है, जिसका एक ब्रांड नेम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वीडियो में लक्स साबुन का ऐड दिया था, लक्स साबुन का एग्जाम्पल दिया था, है ना। उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था? आप गए शॉप में, आपके सामने दुकानदार ने दो साबुन रख दिए। एक लक्स का साबुन रख दिया जो कि काफ़ी पुराना ब्रांड है, और एक नया ब्रांड का साबुन रख दिया। आप किस पर डिपेंड करोगे कि मैं कौन सा साबुन लूँ? तो ऑब्वियसली आप कौन सा लेंगे? लक्स साबुन लोगे। क्यों? क्योंकि वो पुराना है, टीवी पर अच्छा खासा ऐड भी आता है, और आप बचपन से यूज़ करते होंगे उसको, है ना, या कहीं ना कहीं उसको देखा होगा, किसी ने तारीफ की होगी। इसका अभी ये जो तारीफ करना, आंख बंद करके भरोसा करना और उसे खरीद लेना, उसे क्या कहेंगे हम? गुडविल। अभी गुडविल मतलब क्या होगा? कंपनी का कहीं ना कहीं अच्छा नाम, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में है, जिस पे भरोसा करके आप वो चीज़ खरीद लोगे कि नहीं, मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मैं ये खरीद लेता हूँ, है ना। तो ये चीज़ जो हो गई उसको बोलते हैं हम गुडविल, अच्छा नाम। तो उसके वजह से क्या हो गया? कंपनी का बिजनेस हो गया, है ना, कहीं ना कहीं उसको मॉनेटरी फायदा हो गया। तो इसीलिए उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में हम गिन सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस कंपनी ने कुछ पैसा अर्न किया उसके अच्छे नाम की वजह से। तो वो भी हम क्या कहाँ पर काउंट करेंगे? एसेट्स के अंदर। तो ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। अभी यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एसेट तो है लेकिन वो होना चाहिए कंपनी के बिजनेस यूनिट के नाम पे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर का टेबल है लेकिन मेरे हस्बैंड की कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो मेरे घर का टेबल है वो मेरे हस्बैंड के कंपनी का एसेट हो गया। नहीं, वो कंपनी जो है, कंपनी ने उसके कैपिटल के पैसे से, उसके पैसे से कुछ खरीदा होगा, ऑफिस का फर्नीचर क्यों ना खरीदा हो, लेकिन उसका ओनर कौन होना चाहिए? वो कंपनी होना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाता है? लैंड हो गया, कंपनी का खड़ा करने के लिए हमने कुछ ज़मीन खरीदी होगी। गुडविल हो गया, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उन्होंने भी दिया है, देखो, है ना। पेटेंट्स हो गया, पेटेंट भी जो होता है ना, पेटेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क भी जिसे कहेंगे, जैसे कि मैंने कुछ नया कुछ इन्वेंट कर दिया, ओके, और लेकिन कहीं कोई और ना इन्वेंट कर दे मेरा ही कॉपी करके। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक केस एक्चुअली ऐसा हो गया था। आप आजकल के मोबाइल में 2 सिम कार्ड के स्लॉट आते हैं ना, कि एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये जो इन्वेंशन है हमारे इंडिया में ही एक बंदे ने किया था। अब उसने क्या किया, उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया, ये जाके आपको लीगली आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है।
फिर उसको कुछ वक्त के बाद में आपको उसका राइट मिल जाता है। फिर अगर कोई और बंदा वही चीज़ बनाता है और आप उसके ऊपर अगर राइट्स रहते हो कि ये राइट्स तो मेरे पास है, तो फिर वो आपको या तो महीने का कुछ इनकम देगा, पैसा देगा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ आपके बदले, आप मुझे परमिशन दे, आप परमिशन के बदले उससे पैसे लोगे या रॉयल्टी लोगे या कुछ ऐसा बेनिफिट लोगे उसके बदले। आपकी परमिशन के बिना वो चीज़ कोई और नहीं बना सकता, या फिर उस पर केस होकर वो जेल में भी जा सकता है। तो क्या हो गया था वो केस के बारे में कि उसने वो मोबाइल इन्वेंट कर दिया जिसके अंदर 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, पेटेंट नहीं लिया और उसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया। अब वो किसी चाइना के बंदे ने देख लिया। अब चाइना वाले तो होते ही होशियार, उनको बस एक आइडिया की ज़रूरत होती है। उन लोगों ने फटाफट वैसा इन्वेंट करके उसको पेटेंट कर दिया। अब उसके बाद में ऐसा हो गया कि जो ओनर है जिसने उसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया, अगर उसने पेटेंट नहीं लिया है तो वो उसका ओनर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास पेटेंट्स राइट नहीं है। जो पहला जाएगा और जिसने पेटेंट खरीद लिया उस चीज़ का, वो उसका ओनर। अभी भले आप बाद में भी उसका अगर काम करोगे, आप बनाओगे ना, तो जो ओनर है भले वो दुनिया में किधर भी हो, आपको उसका जाके राइट्स लेना होगा, पेटेंट्स। ये हर चीज़ में होता है। इवन अगर आप खेती करते हो, कुछ नया टाइप का आपने ग्रेप्स उगा दिया, और उसके अंदर भी अगर सपोज वही टाइप का अगर नया टाइप का कुछ निकाला उगाया है आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, तो आपको उसका पेटेंट लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया कोई और ले लेगा, और अगर आप फिर से उसको उगाओगे या उसको सेल करने जाओगे मार्केट में, तो जो बंदा है जिसने ऑलरेडी पेटेंट्स खरीदा है उसके, तो आपको उसको या तो पैसा देना होगा या फिर वो फाइन लगेगा आपको, या फिर आपके अगेंस्ट केस चलेगा। ऐसा होता है पेटेंट में। ओके, ये कुछ हम अलग ही डायरेक्शन में चले गए, पर ठीक है, चलो एक आपको एक नॉलेज मिल गया, एक आइडिया मिल गया उसका। आई होप समझ गए होंगे आप। अब इसके अंदर ना जो एसेट्स है, इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स है। ओके, 3 टाइप बताए गए हैं। एक है फिक्स्ड एसेट्स, या फिर उसको हम नॉन करंट एसेट भी बोलेंगे। करंट का मतलब समझते हैं आपको? करंट अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। करंट का मतलब होता है रोज़मर्रा की डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो होती है ना, खर्चे पानी डे टू डे। तो कॉमर्स के अंदर करंट का मतलब होता है रोजमर्रा का। तो ये नॉन करंट मतलब रोजमर्रा का खर्चा नहीं, उसको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। मतलब एक बार खर्चा कर दिया तो कर दिया, अब 10 साल तक हमें उसको देखने की जरूरत नहीं, 10 साल हो 5 साल हो। अच्छा, ऐसा। देन अगला है करंट एसेट्स, अगला है फिक्शियस एसेट्स। ओके, देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में उन्होंने क्या बताया, देखते हैं। एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। मतलब एक बार खर्चा कर दिया ना मैंने, तो मुझे उसके ऊपर रोज खर्चा करने की या हर साल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे एटलीस्ट 4-5 साल या 3-4 साल या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मुझे वापस उसी चीज पे खर्चा नहीं करना है। जैसे कि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल अगर घर के बेसिस पे देखूं, नॉर्मल बेसिस पे, अभी मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, तो कम से कम 20-25 साल तो मैं, एटलीस्ट 30 साल तो मैं नहीं कुछ उसके तरफ देखूंगी, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है ना। तो उसी तरह से जैसे कि अभी मेरे कंपनी के लिए मुझे कोई मशीनरी चाहिए, तो मैंने एक मशीनरी ले ली 1-1.5 लाख की, या पापड़ बनाने की मशीन ले ली 1-1.5 लाख की। ठीक है, तो मैं रोज जाके या हर महीने जाके पापड़ की मशीन खरीदूंगी क्या? नहीं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी वो मुझे कम से कम एटलीस्ट 4-5 साल तो भी वो मुझे पैसा कमा के देंगी इन रिटर्न्स, है ना। तो ये क्या हो गया, एक बार खर्चा किया तो बार बार खर्चा नहीं करना। हाँ, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, उसका डिप्रिशिएशन जरूर होगा, लेकिन मुझे उसके ऊपर जैसे हर रोज खर्चा नहीं करना है। जैसे चाय पानी की हमको रोज का खर्चा करना पड़ता है ना, छोटी मोटी चीजें, वो नहीं करना है, वो एक बार हो गया। ओके, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ओके, उसमें जैसे बड़ी बड़ी चीजें होती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। एक बार अच्छा नाम बन गया तो बन गया। दीज एसेट्स में भी टैंजेबल और इनटैंजेबल। टैंजेबल का मतलब यहाँ पर होता है जिसको हम छू सकते हैं, और इनटैंजेबल का मतलब वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते। तो इनटैंजेबल में क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, पेटेंट्स आ जाएगा, है ना, ये चीज़ें। फिर देन और भी जैसे जो चीज़ों को हम नहीं छू सकते लेकिन बड़ा हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, उसको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब करंट एसेट क्या होता है, रोजमर्रा की चीज़ें हो गई, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, फिर स्टॉक हो गया, स्टॉक रोज आ रहा है, बिक रहा है, जा रहा है, नया हम स्टॉक भर रहे हैं हमारे माल का, है ना। या फिर हमारा रोजमर्रा का जो खर्चा होता है, चाय पानी का भी खर्चा हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। मतलब हमको कुछ मतलब या तो हर महीने करना पड़ रहा है, साल में वो बार बार हो रहा है चीज़, है ना, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। या रोज भी हो रहा है, उसको भी हम बोलेंगे करंट एसेट।
खर्चा एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर। ऑपरेटिंग ईयर का मतलब होता है, अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर होता है 1 साल का, फ्रॉम 31 मार्च से लेके तो 1 अप्रैल तक के 1 साल माना जाता है लीगली एज अ बिजनेस का ईयर माना जाता है, जिसके ऊपर पूरा आपका या तो इनकम टैक्स वगैरह भी कैलकुलेट होता है, और पूरा फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं, और उसी को ऑपरेटिंग ईयर भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो ऑपरेटिंग ईयर, उसके बाद में फिर वो ईयर क्लोज हो जाता है आपका, वो आप बुक की आपके जो बुक्स है उसको ईयर एंडिंग में सब एंड करके और फिर नया ईयर से स्टार्ट करते हैं ना। नया 1 अप्रैल से नए बुक्स बनाते हैं अपन नए साल के लिए। तो फिर एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर, मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है ईयर, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, और जो भी काम है उसको इजीली कैश में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज करंट एसेट्स। जैसे कि डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, किसी को हमने उधार में कुछ बेचा रहेगा, उसने आके हमको पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, करंट, हमारे लिए करंट एसेट्स हो गया, क्योंकि रोज कोई ना कोई आके तो खरीदता रहेगा, उधार में भी लेके जाता रहेगा, पैसे भी आते होंगे, 2 दिन में दूंगा पापा, 4 दिन में दूंगा, तो ये भी होगा करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, किसी ने आया, खरीद के लेके गया हमारे पास से माल, आ गया पैसा, ओके। देन बैंक में भी हम किसी ने बैंक में चलो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, स्टॉक्स तो आता जाता ही रहता है ना, तो ये मतलब आती जाती है चीज़ें, है ना, एक बार की बाबा ऐसी फिक्स नहीं है कि ले लिया तो ले लिया, ऐसा नहीं, कम ज़्यादा होती रहती। फिक्सिशियस एसेट्स क्या है, दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या, इसको हम पकड़ेंगे जैसे कि गुडविल हो गया, जो दिखता नहीं है, हाथ नहीं लगा सकते, इमेजिनरी है बाबा, कहीं ना कहीं है, फायदा हमको हो रहा है उसके वजह से, ओके, लेकिन वो हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है कहीं ना कहीं दिमाग में है। जैसे कि हवा हो गई, उसी को हम कंपेयर कर सकते हैं गुडविल से, ओके। देख नहीं सकते पर है। दे आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइबल वैल्यू, ओके, मतलब हम उसको ऐसा सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ओके, पर है बाबा, कीमत कुछ तो है, अंदाजा लगा के हम कुछ कीमत रख देंगे उसकी, बट ऐसे फिक्स हम उसका रेट नहीं लगा सकते। जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 4 ईयर्स, ओके। अभी डिफर्ड रेवेन्यू बोले तो 4 साल के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, डाल दिया पैसा एडवर्टीजमेंट के अंदर। अभी एडवर्टीजमेंट का मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको पता है कि बिजनेस चलता है तो एडवर्टीजमेंट से ही चलता है, लोगों को पता नहीं चलेगा तो वो खरीदेगा कैसे आपका प्रोडक्ट, है ना। लेकिन एडवर्टीजमेंट से हमको सेल्स मिलती है, इनडायरेक्ट सेल्स बोलेंगे, लोगों तक हम पहुंचते हैं। लेकिन क्या ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब अब हमने खर्चा किया है ताकि हमको कुछ रिटर्न मिल सके, है ना, खर्चा किया है, लेकिन है ना, लोगों को पता चले तो उसके लिए हम अच्छा खासा, अभी मैं बोलती हूँ जैसे कि पेप्सी कंपनी हो गया, उसका मोर देन 50% वो एडवर्टीजमेंट पे लगाता है, जितना भी वो कमाता है ना। तो उसमें क्या हो गया, वो ये खर्चा तो दिख रहा है हमको, लेकिन हमने खर्चा क्यों किया है, इसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब खर्चा किया है पर कहीं ना कहीं फायदा है हमको, कहीं तो भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न्स भी मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एडवर्टीजमेंट फिक्शियस एसेट हो गया ये। अगला देख लेते हैं लाइबिलिटीज क्या चीज़ है, ये इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक आइडिया दे दिया है, फिर भी देख लेते हैं। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। कोई भी पेमेंट, हमारा पैसा जब हमारे पॉकेट से जाता है, खर्च करते हैं हम, उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी, पैसा माइनस गया, ओके, बिजनेस में से। It is a debt or amount due from the business to the others for the benefit received by the business unit। हाँ, बेनिफिट रिसीव्ड का मतलब होगा कि हमारे बिजनेस के फायदे के लिए हमने कुछ चीज़ खरीदी है तो पैसा गया है, पॉकेट से पैसा गया है, इट मीन्स हमारे लिए वो लाइबिलिटी हो गया। अब भले मैं उसको एट प्रेजेंट पैसा पे कर दूं या फिर मैं क्रेडिट में क्यों ना खरीदूं या आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्यों ना हो। आउटस्टैंडिंग पेमेंट का मतलब क्या होता है, या एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलेंगे हम उसको। उधारी में खरीदा हुआ कुछ हमने खरीदा है उसको और उसे पैसे देना बाकी है, तो बाकी है इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, ओके, हमारे ऊपर उधार है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या होगा कि मुझे पे करना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा कि सामने वाले को मुझे देना बाकी है पैसे। ओके, मतलब मेरे पास पैसे आना बाकी है, तो ये जो बाकी है वर्ड उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और जैसे आउटस्टैंडिंग वर्ड आया इट मीन्स वो लाइबिलिटी है। तो इसके अंदर और क्या उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया है लोन टेकन, लोन लिया है मैंने, मेरे ऊपर कर्ज है कि मुझे पे करना बाकी है। हाँ, भले मेरे पास आज लोन लिया, पैसा आ गया, लेकिन मुझे पे करना है ना, तो वो हो गया लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, मैंने किसी से उधार लिया है माल, परचेस किया है, भले रॉ मटेरियल परचेस किया रहेगा, है ना, उधारी में लिया है, तो उसको बोलेंगे लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मेरा अगर बैंक में अकाउंट है, ओके, उसके अंदर है 400 रुपये, ओके, छोटा नंबर का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, 400 रुपये, लेकिन मुझे एट प्रेजेंट चाहिए 500 रुपये, 500 रुपीज़ चाहिए। मतलब मेरे अकाउंट में तो 400 ही है, लेकिन मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक में जाके बोलूँगी मुझे 100 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो 400 रुपये भी मैं निकालूंगी और एक्स्ट्रा 100 रुपये बैंक मुझे देगा, तो जो देगा तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए लोन हो जाएगा। तो अगली बार जैसे ही मैं मेरे बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करूँगी, बैंक अपने आप कट कर लेगा वो 100 रुपये। ओके, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। अभी इसके अंदर लाइबिलिटीज में क्या टाइप्स है देख लेते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत पड़ा रहता है सिलेबस अपना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा टारगेट है एटलीस्ट मेरे 1000 सब्सक्राइब और उसके अबव हो जाए, तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने इस फैमिली को बड़ा करने के लिए ज़रा मदद करिए। ओके, तो चलिए, और एक कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मुझे एक आइडिया मिलता है और लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या है, उसके अंदर है फिक्स्ड लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बिजनेसेस और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी जैसे कि हमने ऊपर देखा फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, इससे आपको हल्का फुल्का आइडिया आ गया होगा कि फिक्स्ड वर्ड का मतलब क्या है। मतलब लंबा लंबा चलेगा बाबा, ये है ना। तो यहाँ पर फिक्स्ड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो अच्छी खासी लंबे तक हमको भरना है वो पैसे। अभी वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। अभी देखिए, बिजनेस चलाने के लिए सॉरी, हम लोग सब कुछ हमारे घर से ही नहीं ला सकते, है ना। बिजनेस का मतलब होता है करोड़ों में होता है, ये सब कुछ करोड़ों अरबों में होता है ना। धीरू भाई अंबानी, ये वो सब जो भी है, तो ये सब कुछ अपने घर से तो लाएंगे, लेकिन कितना लाएंगे ला के, है ना। तो कहीं ना कहीं से हमको इन्वेस्टर्स भी ढूंढना पड़ेंगे। वो भी मिलने के बाद अगर हमको फिर भी फंड्स की कमी होती है, तो हम क्या लेते हैं, लोन हमें लेना पड़ता है, एक्चुअली लेना ही पड़ता है, उसके बिना हम बड़े पैमाने पे बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैपिटल हम लाते हैं। हमारा कंपनी स्टार्ट करते टाइम ये आपको मैंने बताया था, तो वो जो ओनर का ड्यूटी है कि कैपिटल का पैसा लाए, है ना। एसपी में हमने पढ़ा है ना, कि कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमको कैपिटल लाना पड़ता है। शुरुआत का जो पैसा लगाया जाता है कंपनी में ओनर की तरफ से, उसको बोलते हैं कैपिटल। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी ये जो पैसा है वो घर से तो बेचारा लाएगा, लेकिन घर वालों के पास अरबों करोड़ों पैसा तो नहीं होता है, लाखों में भी बहुत कम होता है ना। तो जितना ला सकता है लाएगा, बाकी वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उधार लेगा, लोन लेगा, है ना। जैसे कि अभी हमारे मिस्टर पीएम ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी अभी ऑफर्स रखे हैं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिलता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो फिर हम वो लोन ले लेंगे। अभी ये जो लोन होता है ना, ये बड़े बड़े अमाउंट के लोन होते हैं, तो ऐसा समझो कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, अच्छा खासा हमको लंबा जाता है, ये बहुत साल लगते हैं इसको पे करने। जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, वैसे वैसे मैं पे करती जाऊंगी, है ना, लोन। तो और दूसरा हो जाता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज रखना किसी चीज को। पहला तो कैपिटल के फॉर्म में होता है कि हम लोन लेकर आएंगे बैंक से या कोई इंस्टीट्यूशन होगा वहां से। दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में भी सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि कुछ मॉर्गेज रखना। जैसे कि मेरा अगर सपोज बंगलो है, तो मैं जाऊंगी बैंक को, बोलूंगी मुझे मॉर्गेज रखना है, तो मॉर्गेज मतलब घर के बदले मुझे पैसा दो, अगर मैं पैसा नहीं दे पाई तो मेरा घर ले लेना तुम, उसको बोलेंगे
सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन वो होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बस लोन उठाया है, ओके, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अभी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो लंबे लंबे 20-20 साल के रहते हैं, जैसे फ्लैट खरीदा मैंने कुछ, तो घर का मतलब आपको लो लेवल पे अगर बता दूं तो उसके लोन हम निकालते हैं, तो मतलब 15 साल तक मैं लोन भरूंगी, उसको क्या बोलेंगे हम, लंबा जाता है, ये सालों तक जाता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे कि सिटी फाइनेंशियल हो गया, है ना। ये लोग क्या करते हैं कि से प्रॉपर बने ही होते हैं लोगों को उधार देने के लिए, पर्सनल लोन देंगे, होम लोन देंगे, बिजनेस लोन देंगे, लोन ही देने के लिए बने रहते हैं, ओके। तो ये होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला है करंट लाइबिलिटीज, क्या है वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेएबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। मतलब ऐसे समझो रोजमर्रा का खर्चा हो गया, या फिर हर महीने आपको वो खर्चा करना पड़ता है, हर 15 दिन में उसको खर्चा करना पड़ता है, मतलब कम से कम साल में वो 2-4 बार आप कर ही लेते हो, उसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और वो ऐसा बिजनेस चलाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, है ना, छोटे मोटे खर्चे। दीज लाइबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। और ये लाइबिलिटीज जो होते हैं वो सिक्योर नहीं होते, मतलब उनके बदले आप कुछ मॉर्गेज नहीं रखते, कोई जरूरत भी नहीं होती। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। मतलब मैंने उधार में कुछ माल लिया है या रॉ मटेरियल खरीदा है मुझे, और उसको और आगे बना के सेल करना है, तो मैंने क्या करूंगी, मैं उधार में ले लूंगी, फिर 1 महीने के बाद उसको पे कर दूंगी। तो मैं क्या हो गई, मैंने उधार में लिया तो मैं क्रेडिटर हो गई, है ना, वो सामने वाला मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, सॉरी। तो मैं उसको, मुझे पेमेंट करना उसको बाकी है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई। बिल्स पेएबल वो भी हो गया लाइबिलिटी। देन नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ये मैं अगले वीडियो में ले लूँ क्या, क्योंकि काफ़ी 21 मिनट्स का लंबा वीडियो हो गया है। और अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो लिंक में आने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी होगी, और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक किया करो और कोशिश करो पूरा वीडियो देखें आप लोग, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं देखिए ऐसे कोशिश करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या फिर आप आज भी बिजनेस खोल के बैठो तो आपको ये चीज़ें कहाँ पर काम आएंगी, तो वैसा मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। और ये ज़्यादातर लोग बच्चों को 11th स्टैंडर्ड में ये बेसिक अगर नहीं समझ में आए तो आपका ग्रेजुएशन तक बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है कॉमर्स। बेटर है 11th ही क्लियर कर लो, और अगर आपका 11th और 12th पक्का हो गया ना तो आगे चल के आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो और सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें इस चैनल को। और कुछ भी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो तो बताएं, ताकि मैं अपने तरफ से भी अगर मुझसे कोई ठीक से नहीं समझ रहा है आपको तो सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।